हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास नंबर 4 है मैट्रिसेस चैप्टर का। क्लास नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं। क्लास नंबर 4 में जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास नंबर 3 में बताया था कि क्लास 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं मैं उन्हें बता दूं कि स्टूडेंट्स हमारा मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट डला हुआ है मैट्रिसेस चैप्टर का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन क्लास 1 से लेकर 3 तक कवर कर चुके हैं। तीन क्लास हो चुकी है इस चैप्टर पे और आज क्लास नंबर 4 है। ओके, तो मैं क्लास 3 में बताया था आप लोगों को कि क्लास नंबर 4 में जो हमारा क्लास नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़े थे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे, और जिसमें कि हम लोग रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। और जो मैं आपको बताया था कि क्लास नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक जो मैट्रिक्स हमारा बचा हुआ था, कौन सा बचा हुआ था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कवर करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को कवर करेंगे और क्या कवर करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेई मेन और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके जेई आपके जो बोर्ड्स एग्जाम होंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ टफ है ना। जैसा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, इट मीन्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बच्चे लास्ट क्लास देखे हुए हैं, अगर मैं उन सबसे पूछूं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो बताओ क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। जहाँ तक कि मैं बताया था आपको, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का, कि जैसे मान लो 2 0 0 0 4 0 0 0 5, ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट है, मैंने आपको बताया था। डायगोनल एलिमेंट को के अलावे ऐसा नहीं है डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हो सकता है, मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। जो नहीं देखे हैं क्लास नंबर 3 में जाइए और वहाँ पे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 100% 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट मैं 0 भी ले सकता हूँ और नॉन 0 भी ले सकता हूँ। डायगोनल एलिमेंट पे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। नॉन डायगोनल एलिमेंट पे कंडीशन क्या अप्लाई था कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए। तो सिमिलरली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अप्लाई जो कंडीशन अप्लाई होता है, जैसे डायगोनल में किस पे कंडीशन अप्लाई होता था, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते थे, या तो डायगोनल के ऊपर वाला या डायगोनल के नीचे वाला क्या हो, सॉरी डायगोनल के ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो, 0 हो। ऊपर वाला भी 0 हो, नीचे वाला भी 0 हो, तो क्या होगा, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते थे। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है, डायगोनल के या तो नीचे सिर्फ 0 हो या फिर ऊपर वाला 0 हो। देखो, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें जैसे मान लो कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना। तो जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 2 4 7 और 0, ठीक है, 0 3 4 5, ठीक है। तो ये देखो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है ना। तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला अगर 0 होगा तो ये क्या होता है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और या फिर एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डायगोनल के ऊपर वाला 0 हो, जैसे ले लेते हैं मान लो इसी में 2 4 5 -6 0 0, है ना। और यहाँ पे क्या ले लें, 3 -1 2, ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला सब क्या हो, 0 हो, तो ये भी क्या कहलाता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैं एक थोड़ा पीछे चल के पूछता हूँ आपसे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। सिमिलरली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका एलिमेंट या तो डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 हो या फिर डायगोनल के ऊपर वाला सारा एलिमेंट 0 हो, उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन, नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, किसका होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आइदर बिलो द डायगोनल एलिमेंट और अबव द डायगोनल एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के या तो नीचे वाला
या फिर डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर वाला क्या हो, जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना डायगोनल और ट्रायंगुलर में। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सब जीरो होने चाहिए, ठीक है। देखो ट्रायंगुलर में क्या है, ये जीरो नहीं, ये भी तो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये तो जीरो नहीं है, नीचे वाला जीरो है। तो डायगोनल के या तो नीचे वाला या फिर डायगोनल के क्या हो, ऊपर वाला जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। इसमें मैंने आप कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताऊंगा अभी कुछ देर में, कि बताऊंगा कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, उस जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उसको भी आप ट्रायंगुलर कह सकते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है कि या तो नीचे वाला जीरो हो या तो ऊपर भी जीरो, एक साथ जब दोनों भी जीरो हो जाएगा ना तो उसको भी ट्रायंगुलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं अपर ट्रायंगुलर, एक होते हैं लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो ये जो है ना, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर। देखो नाम उल्टा है, ये क्या है अपना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नीचे वाला, डायगोनल के नीचे वाला जीरो होता है ना तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, ठीक है। और डायगोनल के अगर ऊपर वाला जीरो होता है तो उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। कैसे, इसका ट्रिक से याद रखना। देखो कैसे, ट्रिक क्या है, अगर नीचे वाला जीरो है तो एलिमेंट कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर है मतलब देखो एस टाइप से एलिमेंट है, तो देखिए क्या बन रहा है, डायगोनल के ऊपर बन रहा है एक ट्रायंगल, है ना, तो इसको बोल देंगे क्या, अपर ट्रायंगुलर। और देखो अगर ऊपर वाला जीरो है तो एलिमेंट किधर है, नीचे की तरफ है, तो डायगोनल के नीचे की तरफ क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, इसीलिए नहीं, ये ट्रिक है, इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आई बात समझ में। अगर डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला जीरो होगा तो ट्रायंगल का एलिमेंट किधर होगा, ऊपर, तो जो ऊपर एलिमेंट होगा वहाँ से क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। एलिमेंट क्या बना रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल किधर बन रहा है, डायगोनल के ऊपर बन रहा है, तो दिस इज व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ये डायगोनल एलिमेंट के किधर बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब भी कोई पूछेगा तो आप ये सोचना कि डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बनना, मतलब डायगोनल के ऊपर वाला नॉन जीरो हो और नीचे वाला जीरो हो। मतलब डेफिनेशन क्या होगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर। और एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाला सब जीरो हो, उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई बात समझ में। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करके मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ, है ना। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अभी हमने क्या देखा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर वाला एलिमेंट जीरो हो या तो नीचे वाला जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के या तो अबव या तो बिलो वाले सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने बताया आपको क्या कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर किसको कहते हैं, जिसके डायगोनल के नीचे वाला जीरो, उल्टा चलता है ना, जिसमें डायगोनल एलिमेंट के, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लोअर वाला सारा एलिमेंट जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। और लोअर ट्रायंगुलर किसे कहते हैं, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, जैसे लिखा हुआ वैसी तरीके से नोट कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, है ना, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम कब कहेंगे, इफ ऑल एलिमेंट्स आइदर अबव और बिलो, या तो प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट, देखो क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट लड्डू है, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला जितने भी एलिमेंट हैं वो लड्डू होंगे, मतलब जीरो होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें देखो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बने, मतलब जिधर एलिमेंट होगा ना उधर ट्रायंगल बनाना परमिटेड है, ऐसा सोचो। जिधर
एलिमेंट नॉन जीरो होगा, जिधर कुछ जीरो को छोड़कर कुछ होगा उधर ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नीचे वाला जीरो है तो ट्रायंगल किधर बन रहा है, ऊपर की साइड देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ऊपर की साइड अगर ट्रायंगल बन रहा है तो क्या होगा, ये अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। और नीचे की साइड अगर ट्रायंगल बनेगा तो होगा लोअर ट्रायंगुलर। तो नीचे की साइड ट्रायंगल कब बनेगा, जब नीचे वाला एलिमेंट छोड़कर ऊपर वाला प्रिंसिपल डायगोनल के क्या ऊपर वाला जीरो हो। तो देखो क्या है, नीचे की तरफ क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ये होगा लोअर ट्रायंगुलर। नीचे है ट्रायंगल तो लोअर ट्रायंगुलर, ऊपर है ट्रायंगल तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि इन दिस मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, इन दिस मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स बिलो, क्या होता है, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इन दिस मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, ओके। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाला जीरो होता है लोअर में, और अपर में क्या होता है, नीचे वाला जीरो होता है, क्या होता है, नीचे वाला जीरो होता है, और इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जीरो होता है। ध्यान रखिएगा, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनना, लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे की तरफ ट्रायंगल बनना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, ट्रायंगल उधर बनेगा जिधर एलिमेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो अगर नीचे ट्रायंगल बन रहा है तो नीचे के एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, इट मीन्स ऊपर वाली ट्रायंगल क्या है, जीरो है। ऊपर वाला एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो नीचे वाला अगर नीचे ट्रायंगल बन रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर, और ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो अपर ट्रायंगुलर। सिंपल, 100 बात की एक बात। अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो हो तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर, और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, इसी का ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ना कभी कभी क्या करता है, आपको मैथमेटिकली लिख देता है, और है ना, मैथमेटिकली इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। क्या, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो, ये क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखा हुआ है अपर ट्रायंगुलर का, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें स्टेटमेंट नहीं होता है, मैथमेटिक्स में लिखा रहता है ना, कुछ इस टाइप का नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम। एम बाई एम मैंने क्यों लिखा, ये जितने भी रो होंगे, जितने भी रो होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो होता है, रो और कॉलम इक्वल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एम बाई एम लिखा। तो कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे अपर ट्रायंगुलर कब होगा, अपर ट्रायंगुलर कब होगा, जब नीचे वाला जीरो हो। अब देखो ध्यान से, इसको देखने से पहले देखो, नीचे वाला सब जीरो है, नीचे वाला इस एलिमेंट का नाम क्या है, इस एलिमेंट का नाम है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका नाम क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसका नाम क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, जो पहला वाला क्या है, 2 है, दूसरा वाला 1 है, मतलब पहला वाला जो i है वो j से ग्रेटर है। i क्या है, j से ग्रेटर है। देखिए जरा, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है। i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू क्या है, 1 है। i की वैल्यू क्या है, 3 है, j की वैल्यू 2 है। तो इन सब में i की वैल्यू क्या है, j से ग्रेटर है। तो जब किसी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर कब होता है, जब ए आई जे जीरो होता है, फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन जीरो, i इज ग्रेटर देन j। किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर ए आई जे जीरो होता है, फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन j, i इज ग्रेटर देन j। इन सब मैट्रिक्स में देखिए, इस मैट्रिक्स में कौन कौन सा एलिमेंट जीरो है, जिस एलिमेंट के i की वैल्यू j से बड़ी है, मतलब रो जिस रो में है उसमें वो कॉलम से बड़ी है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इन सब में देखिए ए आई जे जीरो है, फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन जे, है ना। सब में देखो i ग्रेटर है, j छोटा है, तो दिख गया। सिमिलरली आप यहाँ भी समझिए, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, नीचे वाला यहाँ पे क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर में मतलब क्या होता है, ऊपर वाला जीरो। ये देखो तो जरा क्या है, ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या है, थर्ड रो, सॉरी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये क्या है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो इसमें गौर से देखो, j की वैल्यू i से बड़ी है, इसमें क्या है, j की वैल्यू i से बड़ी है ना। देखो j की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 1 है, बड़ी है। j की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 1 है। j की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 2। इन सब में क्या है, j की वैल्यू बड़ी है i से। तो जब जब j की वैल्यू i से बड़ी होगी, मतलब अगर ए आई जे जीरो है, फॉर ऑल j इज ग्रेटर देन i, तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आया समझ में। तो ये एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है किसका, ये हमारा एग्जाम्पल है अपर ट्रायंगुलर का, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है लोअर ट्रायंगुलर का। आई बात समझ में। तो हो गया, क्लियर हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कि दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे। उसके पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या कवर कर लिया। रो मैट्रिक्स क्या होता है,
कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में देख लिए, वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में देख लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देख लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स और एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल में फिर दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप का होता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सब देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, कोई भी दो मैट्रिक्स है तो वो इक्वल कब होगा, ठीक है। लिखिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स अब देखने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस, मीन्स दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। जो स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में नहीं लिख पाए हैं वीडियो को पीछे करके पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, मैंने रफ कर दिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस की दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। तो स्टूडेंट अगर मैं पूछूं कि दो स्ट्रेट लाइन इक्वल कब होता है, तो आप कहेंगे कि सर जब दो स्ट्रेट लाइन की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ये दोनों मार्कर इक्वल कब होगा, तो आप कहोगे सर इसका जब लेंथ इक्वल होगा, तो हम कह देंगे ये दोनों क्या है, इक्वल मार्कर है। सिमिलरली दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो दो मैट्रिक्स ध्यान रखिएगा इक्वल कब होता है। पहला, उसमें उसके ऑर्डर सेम हो, मतलब जैसे एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स क्या है, बी है, तो उनके क्या हो, ऑर्डर सेम हो। क्या हो, ऑर्डर सेम हो। अगर ये मैट्रिक्स मान लो 3/2 का है ना, तो मैट्रिक्स बी भी क्या होना चाहिए, 3/2 का ही होना चाहिए। दो कंडीशन है, सिर्फ ऑर्डर सेम होने से नहीं होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। मतलब मान लो ये 3/2 का है तो 3 रो 2 कॉलम है, तो कुछ ऐसा है 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ये वाला एलिमेंट कहाँ पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसके भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 होना चाहिए। ये वाला एलिमेंट कहाँ है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, मतलब दोनों हु बहू एक जैसा ही दिखना चाहिए। हु और बहू है ना, बहू वो घर वाला बहू नहीं है ना, तो हु बहू एक जैसा ही दिखना चाहिए, एज इट इज सेम दिखना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, पहला कंडीशन उसके ऑर्डर सेम हो, दूसरा कंडीशन उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। मान लो मैंने एक तीसरा मैट्रिक्स बनाया, जैसे -1 2 3 4 7 8, ठीक है, तो ये भी तो ऑर्डर सेम है। यहाँ पे देखो, जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर बी का है और वही ऑर्डर सी का है, तो बट यहाँ पे ए और बी तो इक्वल है, ठीक है, बट ए और सी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि ए और बी का ऑर्डर तो सेम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, बट यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है। मतलब हर जगह ऐसा नहीं हो कि मान लो देखो एक मैट यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है ना, ऐसा नहीं हो। मान लो कि यहाँ पे भी जैसे एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं डी, ठीक है, तो उसमें भी 2 3 4 5 और 6 और 8 डाल देता हूँ, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 है। ऑर्डर 3/2 है तो ये मैट्रिक्स ए जैसा ही दिख रहा है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। तो इट मीन्स ऐसा मत सोचना कि चलो इतना तो इक्वल है ना एटलीस्ट, तो इसको बोल देंगे क्या हम लोग, इक्वल मैट्रिक्स। नहीं, जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि A11 मतलब मैट्रिक्स ए में जो A11 है वो क्या 2 है, और मैट्रिक्स बी में भी देखो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है A11 है क्या, चलो ये बी से है तो इसको मैं B11 बोल देता हूँ, ठीक है, तो ये 2 है। A12 इसमें कितना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 है, इसमें भी देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है, 3 है, तो इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, यहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ भी देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे भी देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम है, ये भी देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम है। मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए, वो बहु एक जैसा दिखना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वलिटी, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए एक स्टूडेंट था ऑफलाइन क्लास में, पूछा था कि सर जैसे मान लो चलो डी है ये, ठीक है, और मान लो उसने पूछा था कि मान लीजिए सर एलिमेंट इसके 3 2 5 4 और चलो यहाँ पे मान लिया मैंने 8 ले लिया, 6 और 5 ले लिया, तो उसका डाउट ये था कि सर ऑर्डर सेम है। मैंने बोला हाँ ऑर्डर सेम है, तो अगर ऑर्डर सेम है, इसी टाइप में कुछ डाउट था कि इन दोनों के ऑर्डर तो सेम है, हाँ,
तो एलिमेंट, अगर एलिमेंट सब इक्वल है, देखिए इसमें भी तो 2 है, इसमें भी कहीं ना कहीं तो 2 है, इसमें अगर 3 है, इसमें भी तो कहीं ना कहीं तो 3 है, इसमें अगर 4 है तो इसमें कहीं पे 4 है, बिल्कुल 4 है। तो उसको क्या लग रहा था, इसको भी हम बोल देंगे इक्वल मैट्रिक्स। क्या कि इसके जो जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसके भी है, हाँ है, लेकिन फिर भी इसको हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स में जहां पर 2 लिखा हुआ है उसमें इस मैट्रिक्स में वहां पे 2 है क्या? नहीं, वहां पे क्या है? 3 है ना। तो इसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। एलिमेंट सेम होने से नहीं होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने से होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल हो, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होने से 2 मैट्रिक्स इक्वल होता है। सिर्फ ऑर्डर सेम होने से या फिर एलिमेंट सेम होने से नहीं होता है। ऑर्डर सेम होना और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना, ना कि एलिमेंट सेम होना। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इस मैट्रिक्स में भी है, बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है सेम। जहाँ पे 2 है वहाँ पे 2 नहीं है। जहाँ पे इस मैट्रिक्स में 8 है वहाँ पे इस मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसको नॉन इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। इक्वल मैट्रिक्स यहाँ पे कौन कौन है? ए और बी इक्वल है, मतलब दोनों के ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। जिस प्लेस पे यहाँ पे 2 है उसी प्लेस पे यहाँ पे भी 2 है, जिस प्लेस में इसमें 3 है उसी प्लेस में इसमें भी 3 है, जिस प्लेस में इसमें 4 है उसी में इसमें भी 4 है। इसीलिए इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। तो ए और बी तो इक्वल है, बाकी यहाँ पे डी और ई इक्वल नहीं है, ए और सी भी इक्वल नहीं है, ए और डी भी इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स कौन कौन इक्वल है? सिर्फ ए और बी। ओके, अब इसके डेफिनेशन को अच्छे से मैं लिख देता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को नहीं समझ में आया तो पीछे करके देख लीजिए फिर से। और अब इसको मैं रफ करके इसके डेफिनेशन को अच्छे से लिख देता हूँ विद एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे? देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, 2 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स क्या है? ए है और दूसरा मैट्रिक्स क्या? बी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका है कि मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, और ए आई जे किसको डिनोट कर रहा है? एलिमेंट को। कौन से एलिमेंट को? ith रे jth कॉलम को, है ना। ए आई जे किसको डिनोट कर रहा होता है? एलिमेंट को। m बाई n यह क्या है? ऑर्डर है। और एक दूसरा मैट्रिक्स क्या है? b, जिसका एलिमेंट क्या है? b i j, p बाई q इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b इक्वल कब होगा? कब होगा? पहला, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पहला क्या है? देयर ऑर्डर शुड बी सेम, मतलब ये जो m है ये किसके इक्वल होना चाहिए? p के इक्वल होना चाहिए, और जो n है वो q के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? जो m है वो p के इक्वल होना चाहिए, जो n है वो किसके इक्वल होना चाहिए? q के इक्वल होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम इसको? पहला है ऑर्डर सेम हो गया। दूसरा क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। अभी मैंने आपको दिखाया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है कि a11 दूसरे मैट्रिक्स के b11 के इक्वल हो, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शुड बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम शुड बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम शुड बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, एंड सो ऑन। इस टाइप्स के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अगर 2 मैट्रिक्स ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या कहेंगे? ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। जैसे एग्जांपल एक कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5, ठीक है, एंड एक मैट्रिक्स बी है वो भी क्या है? 2 3, ठीक है, चलो यहाँ लिख लेते हैं, एंड बी दूसरा मैट्रिक्स क्या है? वो भी क्या है? 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे क्या है? और एक मान लो एक मैट्रिक्स सी है जो कि क्या है? 2 है, 4 है, 5 है और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल है? यहाँ पे ए और बी क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। 2 कंडीशन है। 2 मैट्रिक्स को इक्वल होने के कितने कंडीशन है? 2। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, ऑर्डर सेम है। और दूसरा देखो तो इसका 2, यहाँ पे भी देखो 2 है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है। तो क्या बोलेंगे? इसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन क्या ए और सी इक्वल है क्या? क्या ए और सी इक्वल है क्या? नहीं है। क्यों? ऑर्डर तो चलो सेम है, इसका भी 2 बाई 2 ऑर्डर है, बट यहाँ पे 2 है तो चलो यहाँ 2 है, लेकिन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या 3 है, इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या हो गया? 4 हो गया, है ना। तो मैंने यहाँ पे वही तो लिखा है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए, है ना। A11 B11 के इक्वल है तो A11 B11 के इक्वल है, लेकिन A12 क्या है यहाँ पे? A12 क्या कितना है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है 3 है,
अच्छा इसका भी सॉरी 4 का है ना, हाँ सी में क्या है इसको बोल दो C12 बोल दो। C12 कितना है 4 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 है, तो यहाँ पे ए और सी इक्वल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जरा बताना तो इसका आंसर लिख लीजिए इसको पहले। तो बताइए, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? मैट्रिक्स ए क्या है 2 3 4 5 2/2 का, मैट्रिक्स बी भी क्या है 2 4 3 5, ये दो मैट्रिक्स हैं, क्या इक्वल है? तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा आंसर, आपने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही आंसर है, नॉट इक्वल है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चलो 2 है तो 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, तो हम बोलेंगे नो नो ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं है ना, ए नॉट इक्वल टू बी। क्यों? बिकॉज, क्यों नहीं इक्वल है? बिकॉज देयर corresponding elements are not equal, है ना, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है इक्वल नहीं है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इसी पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लास स्टार्ट होते ही कि हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पे सवाल करेंगे, है ना, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, तो उसको हम लोग क्लास नंबर 5 में कर लेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, ऐसा मैं भी नहीं चाहता हूँ और शायद आप लोग भी नहीं चाहते होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लास 5 में करेंगे। इस क्लास में हम लोग एक सवाल कर लेते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, उस पर सवाल आता है, बोर्ड्स में आते हैं, तो इसको लिख लीजिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे हम लोग एक कभी सवाल करने वाले हैं, लिखिए इसको। तो देखो ये सवाल है अपना, दो मैट्रिक्स क्या है इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा ऐसा सवाल, अभी आप वीडियो को पॉज करके कभी पलट के देख लीजिए, जरूर होगा, है ना, और ऑब्वियसली होगा। तो देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, तो अपने को ना एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कभी कभी ऐसा भी करता है कि दो मैट्रिक्स दे देता है, इस मैट्रिक्स में कुछ अननोन रहता है, इस मैट्रिक्स में कुछ अननोन रहता है, जैसे यहाँ पे अननोन है, लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स में एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू अननोन है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू अननोन है, और इस मैट्रिक्स में सब कुछ नोन है ना। तो कह रहा है कि सामने वाला कह रहा है, क्वेश्चन देने वाला, कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, इफ मैट्रिक्स दिस एंड मैट्रिक्स दिस आर इक्वल, देन फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो बताओ अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा तो कंडीशन क्या कहता है, कब इक्वल होगा, कि जो A11 होगा, मतलब ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, तभी तो होगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, तो आपको होगा सर 13 के इक्वल होगा। ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, 5 के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से देखो एक्स वाई में भी दो इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, क्या एक्स वाई में दो इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, एक्स जेड में एक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, और एक डब्ल्यू और जेड में एक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। हम लोग जो बनता हुआ दिख रहा है उसको लिख लेते हैं, फिर देखोगे खुद व खुद आप बता दोगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये किसके इक्वल होना चाहिए, x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू -1, ये पहला कंडीशन है ना। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लो, 2x माइनस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। उसके बाद 2x माइनस जेड, सॉरी 2x प्लस जेड किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। देन 3z प्लस w किसके इक्वल होना चाहिए, 13 के, तो इसको क्या मान लो, इसको कंडीशन नंबर इक्वेशन नंबर 4 मान लो। ओके, तो यही है ना इन्फॉर्मेशन, दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, उनके ऑर्डर सेम होते हैं। इसके ऑर्डर क्या है 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है। और अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दिया। नाउ अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस इक्वेशंस को, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस इक्वेशंस को, और इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से करते हैं सॉल्विंग, कौन कौन से इक्वेशन को सॉल्व करें, देखो तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में x और y है सिर्फ, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, सेकेंड में क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। क्या करो यहाँ से क्या करें, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, अच्छा यहाँ पे ना सब्ट्रैक्ट करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ कहाँ माइनस आएगा,
ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जहाँ जो 2x के सामने प्लस है तो माइनस हो जाता है। यही रूल कहता है ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड। तो मैं वही लगा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपने क्या पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, तो वही लगा रहे हैं। और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया, y पॉजिटिव में और y नेगेटिव में, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, है ना। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 2x, क्या हो रहा है, x माइनस 2x क्या होता है, माइनस x, तो ये हो गया माइनस x। यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 -0, तो ये तो हो गया -1, ठीक है, -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। नाउ x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख दो, वहाँ से y आ जाएगा। चलो पुट कर देते हैं फर्स्ट में, है ना। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो x की वैल्यू 1, है ना। क्या है, 1 रखो यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, -y होगा, और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू में -1। तो एक काम करते हैं, y को इस साइड ले लीजिए, 1 को इस साइड ले लीजिए, तो +1 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2, x आ गया, y आ गया, ठीक है। अब क्या काम है, z और w निकालना। तो देखो इक्वेशन थर्ड में अगर तुम x की वैल्यू रखोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी ना। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो थर्ड में x की वैल्यू रखो, क्या है देखो, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस z इक्वल टू 5। तो यहाँ से 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 प्लस z इक्वल टू 5। तो z इक्वल टू कितना हो गया, 5 माइनस 2 डेट इज 3। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आई बात समझ में। तो x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3 हो गया। अब तो काम लगा लो, हिंट सोच लो, तब तो सर x 1 2 3 या 4 होगा क्या, करके देख लेते हैं w। अब क्या करो, पुट लास्ट में क्या है, पुट देखो w है ना, इक्वेशन 4 में w है और कहीं तो नहीं है। तो इक्वेशन 4 में हम किसका वैल्यू रख देंगे, अगर z का वैल्यू रख देंगे तो w आ जाएगा। पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रख दीजिए। तो ये है 3, z का वैल्यू क्या है 3 प्लस w इक्वल टू 13, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस w इक्वल टू 13। तो w की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 9 डेट इज़ 4, है ना। तो w का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो हमारा सारा वैल्यू आ गया। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, z की वैल्यू, और x y z और w का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, x y z। तो अब इस पे एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा, है ना। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं होमवर्क। तो स्टूडेंट्स ये सवाल आपका होमवर्क है ना। लास्ट सवाल अगर आपने नहीं लास्ट जो सॉल्यूशन किए नहीं देखे तो वीडियो को पीछे करके अच्छे से देखिए, उसको समझिए, और ये सवाल आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझे इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं देख पाऊँ आपको मैं सिखा पाया या नहीं सिखा पाया, ठीक है। तो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।